जो स्वतंत्रता के अधिकार का सेकंड आर्टिकल है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो किस तरह से अगर कोई आपने अपराध किया है या फिर अगर किसी ने कोई अपराध किया है और उसको उसकी सजा मिल चुकी है, उसका दंड उसको मिल चुका है, तो क्या क्या संरक्षण भारतीय संविधान उसको देता है, उसके बारे में आर्टिकल 20 बताता है। आर्टिकल 20 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। आर्टिकल 20 के खुद जो तीनों सब क्लोज हैं उनको भी हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके साथ ही हमें आप देखेंगे कि इसके अंदर इसकी डिटेल मतलब 20 को समझने के लिए भी हमें कुछ अदर चीजें भी है जो पता होनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, एक शब्द आप देख रहे हैं कि दोष सिद्धि। दोष सिद्धि का मतलब ये होता है कि जब कोई क्राइम किसी ने किया है तो जब उसको गिल्टी मान लिया जाए तो दोष सिद्धि या फिर गिल्टी उसको साबित करने की कोशिश की जाए। जब अपराध का आप पे आरोप लगता है कि आपने ये अपराध किया है, किसी भी व्यक्ति पर जब आरोप लगता है कि तुमने ये अपराध किया है, तो उसके लिए जब वो दंड उसको दिया जाता है, तो अगर वो आरोपी पाया जाता है तो उसको कहते हैं दोष सिद्ध होना, मतलब दोष सिद्धि। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कि क्या संरक्षण प्राप्त है इस मामले में कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ये व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें कि ये आर्टिकल जो है वो व्यक्ति को दिया गया है, क्योंकि देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 देता है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई गैर नागरिक भी इंडिया में होता है तो उसको भी ये संरक्षण चाहिए, क्योंकि देखिए वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो जरूरी है कि इस तरह की इस कैटेगरी का जो हमारे पास अधिकार है, हमारे भारतीय संविधान ने हमें दिया है, वो हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई गैर नागरिक भी यहाँ आया है या रह रहा है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि उसको भी इस अधिकार की जरूरत है। तो देखिए क्या लिखा है, कोई व्यक्ति। तो आप एक बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो होंगे, क्योंकि जनरली हम याद कर लेते हैं कि 20 का अधिकार किसको दिया गया है, 19 का अधिकार किसको दिया गया है, 18 का अधिकार किसको दिया गया है। लेकिन जो आर्टिकल 20 है उसमें ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि, क्योंकि देखिए अगर आपको इस तरह से पूछेंगे तो आपको एक क्लिक करेगा कि इस तरह से क्यों पूछ लिया, तो क्या पता शायद हो सकता है आंसर कुछ और हो। जैसे कि 20(1) ऐसे पूछ लेंगे कि 20(1) में जो मूल अधिकार दिया गया है वो किसको प्राप्त है, या 20(2) में जो दिया गया है वो अधिकार किसको प्राप्त है। तो इस तरह से अगर कोई भी मतलब सब क्लोज को लेके क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये पूरा ध्यान में रखना है कि 20 जो सारे क्लोज हैं वो व्यक्तियों को ही प्राप्त है। और एक आप चार्ट बनाएं जिसमें आप लिख लें, और ये चीज आपको एकदम कंफर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मूल अधिकारों से किसको अधिकार प्राप्त है इसको लेकर अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो ये क्वेश्चन आपको, इसमें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, आप लिस्ट बनाइए जिसमें एक तरफ लिख दीजिए कि ये व्यक्तियों को प्राप्त है और ये नागरिकों को प्राप्त है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है वहां। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है कि कौन से अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है और कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन क्या होगा जब आप पेपर देंगे तो जब क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी, एग्जाम हॉल का प्रेशर ऐसा होता है कि आपको लगेगा, इसलिए आप देखें ये लिस्ट जरूर बना लें कि कौन सा राइट व्यक्ति को प्राप्त है और कौन सा किसको, नागरिकों को प्राप्त है। उससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। आपको एक बार, क्योंकि जैसे एग्जाम से पहले आप जाएंगे तो भी आप देख के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि ये आपको समझ में आ गया है कि ये राइट पूरा जो आर्टिकल 20 है वो व्यक्तियों को मिला हुआ है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि 20(1) को किसका मिलना, 20(2) किसको, क्योंकि जबकि दोनों में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा कि हाँ आपने ये अपराध किया है, आप पर ये क्राइम के चार्जेस लगेंगे, सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है। देखिए एक से एक
कड़ी आपको जोड़नी है कि जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय कि जो काम आप कर रहे हैं उस समय वो कार्य जो अपराध के रूप में आरोपित है, कि आपने कोई काम किया और उस काम के लिए आप पर मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने जो ये काम किया वो अपराध था, ठीक है, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। देखिए आर्टिकल जो 20 का 1 है उसको हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो यहां तक पहला पार्ट कौन सा है, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, ये इसको हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और ये है इसका दूसरा पार्ट। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे कि किसी पर्सन ने कोई अपराध किया है, कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय कि एक व्यक्ति है उसने वो काम किया और उस पे आरोप लगा कि तुमने ये जो काम किया है वो अपराध है, तो किसी भी पर्सन को किसी भी कार्य को अपराध बताते हुए तब तक आरोपित नहीं किया जाएगा। देखिए आपको मैं, क्योंकि देखिए कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो आप में से काफी बच्चों को पता नहीं होंगे, जैसे कि एक शब्द आप देखते हैं आरोपित शब्द लिखा है, कि आरोपित शब्द हो सकता है आप में से किसी बच्चे को पता ना हो। आरोपित का मतलब ये होता है कि जब भी कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उस पर आरोप लगाया जाता है, और बाकायदा सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो डिफाइन करता है आरोप शब्द को, कि आरोप क्या होता है। तो जब हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो उसको कहते हैं आरोपित करना, कि उस पर आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा, कि उस व्यक्ति को सिद्ध दोष तब तक नहीं माना जाएगा कि हाँ भाई तुमने ये अपराध किया है, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय कि जब वो उस टाइम वो काम कर रहा है जो अपराध के रूप में आरोपित है, कि जब वो कोई काम कर रहा है वो जिसको कहा गया है कि आपने ये अपराध किया है, आपका ये काम अपराध है, तो उस कार्य के लिए जिसको अपराध कहा जा रहा है तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि किसी प्रवर्त विधि का मतलब ये है कि देखिए हमारे देश में कानून है, जो अभी कानून लागू है जितने, उनको कहते हैं प्रवर्त विधि, एनफोर्स्ड जितनी प्रवर्त हैं अभी लागू हैं, जितनी चल रही हैं, जिन विधि के आधार पर हमारा देश चल रहा है, तो किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। मतलब आपका कोई एक्ट ऐसा है जो क्या है, किसी वर्तमान में जो विधि है उसका अतिक्रमण करता है। तो अगर किसी न किसी विधि का अतिक्रमण हो रहा है तब ही आपका कार्य, आपका एक्ट अपराध माना जाएगा। अगर आपके कार्य से किसी प्रवर्त विधि मतलब उस समय जो लागू है, विधि मतलब कानून, जो कानून लागू है उसको अगर उसको अतिक्रमण मतलब उसके खिलाफ नहीं जाता है तो आपका काम अपराध नहीं है। लेकिन अगर आपका कार्य उस समय प्रवर्त विधि के अगेंस्ट जाता है, मतलब उसका अतिक्रमण करता है, तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट देखते हैं कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। उससे अधिक शास्ति का भागी का मतलब यह है कि जितना दंड, जैसे कि आपने कोई काम किया और उस काम के अपराध के तौर पर आपको 1 साल की सजा है, 2000 रुपए जुर्माना है, तो उससे ज्यादा दंड आपको नहीं दिया जा सकता है, ये कहने की कोशिश इसमें की गई है। देखिए अब इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, ये कार चला रहा है और इसने सीट बेल्ट नहीं पहना। एक बार जिसको समझ में ना आया है ना कि आर्टिकल 20 का 1 समझ नहीं आया, उसको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जब मैं पूरा समझाऊंगी इस एग्जाम्पल के साथ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कार चला रहा है तो सीट बेल्ट उसने नहीं पहना है। जो लाइन लिखी है कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, कि जितना दंड उस विधि में लिखा हुआ है, कि एक कानून लिखा हुआ है कि हाँ अगर कार आप चला रहे हैं और आपने बेल्ट नहीं पहना है तो आप पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो ये क्या है, विधि है,
मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा होता है कि ये विधि है कि आप अगर नहीं लगाते हैं बेल्ट तो आप पे 2,000 रुपए चालान कटेगा आपका। तो इसमें क्या लिखा है कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। तो आप अब ये बात सोच रहे होंगे कि जितना दंड है उतना ही तो मिलेगा, ज्यादा थोड़ी मिलेगा, तो ये बात क्यों लिख दी। तो अब इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो समझने पड़ेंगे, तो अब आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हम पहली लाइन जो इसका पहला भाग है कि प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, कि अब ये काम है। तो अब जैसे किसी ने क्या किया, कार चला रहा था और सीट बेल्ट नहीं पहना था, और एमवी एक्ट क्या कहता है, मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो कहता है कि अगर आप कार चलाते टाइम बेल्ट नहीं पहनते हैं तो ये अपराध है और आपको इतना इतना जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसमें इसकी लाइन को पढ़ें कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, आप कार्य करना क्या कर रहे हैं, आपका कार्य क्या है, कार चला रहे हैं और आपने बेल्ट नहीं पहना है। तो प्रवर्त विधि क्या है, एमवी एक्ट है। तो प्रवर्त विधि का अतिक्रमण कर दिया आपने, क्योंकि आपने क्या विधि क्या है, बेल्ट पहनना, और आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है। तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, वो आपका कार्य अपराध में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको उस अपराध के लिए आरोपित किया जा सकता है, आप पर उस अपराध का आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि आपका जो काम है उसने क्या किया है, प्रवर्त विधि क्या, एमवी एक्ट, उसका अतिक्रमण कर दिया है आपने। तो आपका एक्ट जब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि आपने प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। अब ये बात है 2018 की, और उस टाइम चालान कितना था, 2,000 रुपए। तो जो 20(1) है, संविधान का क्या कहना है कि जो ये 2,000 रुपए जुर्माना है, देखिए ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी लॉ का एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, कोई भी कानून का एग्जाम्पल आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो 2,000 रुपए जुर्माना है। तो जो आर्टिकल 20 है वो ये कह रहा है कि इस 2,000 रुपए से प्लस जुर्माना नहीं लिया जा सकता। ठीक है, कि प्लस जुर्माना आप नहीं ले सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि जब जुर्माना 2,000 रुपए है तो आप ज्यादा की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये जो 20(1) है वो विधानमंडल को दंड कानूनों का भूतलक्षी प्रभाव लागू करने से निषेध करता है। अब आपको लग रहा है मैडम ने बहुत बड़े बड़े शब्द बोल दिए, उनका एक एक करके मीनिंग समझते हैं। जब दंड कानून बनते हैं, कि अपराध के लिए कानून बनते हैं, दंड की व्यवस्था की जाती है जब विधानमंडल के द्वारा, तो उस 20(1) जो है वो उनको प्रतिबंधित करता है। जैसे आज एक कानून बनता है, आज डेट है 7 नवंबर 2023। तो ये जो आज समझ लीजिए कोई कानून बना है तो ये आज से ही लागू होगा, इससे पहले जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो पुराने कानून हैं वो उसी के हिसाब से चलेंगे, पुराने वाले लॉ से। तो जैसे समझ लीजिए ये एमवी एक्ट था, इसमें 2,000 रुपए चालान था, 2,000 रुपए चालान काटा हुआ था, तो 2,000 रुपए भरने थे। तो ये जो 20(1) क्या कह रहा है कि उससे अधिक मतलब जो शास्ति है उससे अधिक शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये है कि अगर ये चालान की जो राशि है 3,000 रुपए कर दी जाए कि हाँ भाई अब जैसे नया कानून आ गया है, एमवी एक्ट में परिवर्तन आ गया कि भाई अब अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो तो आपको चालान देना पड़ेगा 3,000 रुपए। पहले कितना था, 2,000 रुपए। तो इस एक्ट का कहने का मतलब ये है, भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दो प्रभाव होते हैं कानूनों के। एक कानून का प्रभाव होता है कि ये पहले से लागू हो जाएगा, आज की डेट से पहले से लागू हो जाएगा, इसको कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव। भूतलक्षी प्रभाव। और अगर ये कहा जाए एक्ट में कि आज ये बना है और आज के बाद से अब ये लागू होगा, उसको कहते हैं भविष्यलक्षी प्रभाव। भविष्यलक्षी प्रभाव। ठीक है, तो 20(1)
एक ये कहता है कि आप दंड कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दे सकते हैं। कि अब ये नहीं है कि जो मुकदमा ये चल रहा था 2018 का कि ये 2000 रुपए चालान काटना था, तो इसका मतलब ये नहीं है अब ये जो 2000 है वो 2000 ही रहेंगे, ये आप 3000 नहीं हो सकते। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। देखिए लास्ट में क्या लिखा है कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा, मतलब भागी होना मतलब उसको उतनी शास्ति मतलब दंड, उतना दंड, उस दंड से ज्यादा नहीं दिया जाएगा जो उस अपराध के किए जाने के समय, कि जब वो अपराध किया गया था उस समय जितना था ना, उससे दंड से ज्यादा दंड नहीं प्रवर्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। कि उस टाइम जो कानून था उसमें जितना दिया हुआ था उसके ज्यादा आप उस पर दंड आरोपित नहीं कर सकते हैं, उसको शास्ति का भागीदार नहीं बना सकते हैं। बताइए, आपको मैंने ये बोला है कि ये मैंने एक एग्जांपल दिया है डी, और इसमें भी कोई 2000 का पैट नहीं है। डीएल ना होना ये सब, इसके लिए एमवी एक्ट आता है, एक मोटर व्हीकल एक्ट, उसको आप जाके पढ़ लेना। डीएल ना होना, हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना पहनना, गाड़ी की एक्यूरेट नेम प्लेट ना, वो नंबर प्लेट ना होना, ये सब उसकी डिटेल है, आप पढ़ लेना जाके। ठीक है, अगर जिसको इंटरेस्ट है कि डीएल ना हो तब क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो आप एमवी एक्ट जाके पढ़ लें, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, आशीष जी एक काम करिए, आप डायरेक्ट उठा के खुद पढ़ लीजिए पूरा, एक से ज्यादा पनिशमेंट दे सकते हैं। जब मैंने आर्टिकल 20 पढ़ाना शुरू किया है तो पूरा समझिए तो सही उसको, पहले ही आपको 50 क्वेश्चन पूछने हैं। एक से ज्यादा पनिशमेंट दे सकते हैं, ये मैटर अभी चला ही नहीं है। कितनी पनिशमेंट आपको भी अच्छी तरह से पता है कि ये आगे आएगा, फिर भी आपको ज्ञान लगाना है अपना। एक से ज्यादा पनिशमेंट दे सकते हैं, आप तो नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे और पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए उनको। ठीक है, डन। तो इसका मतलब यह है कि प्रवर्त विधि जो है उसका अतिक्रमण नहीं किया है आपने, तो आप पर दंड आरोपित नहीं किया जाएगा। अगर आपका कोई काम है जो उस समय के कानून को अतिक्रमित करता है, मतलब उस लॉ में जो लिखा हुआ है उससे विरुद्ध जाकर अगर आपका काम है, तो आपका काम आरोप माना जाएगा और उसके लिए आपको आरोपित किया जाएगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सबको? इसको 20(1) को कहते हैं कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, तो जो 20(1) है उसको इस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो आप ये लिख लें, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। क्योंकि देखिए, अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो किसी भी पर्सन पर जब जैसे ही कानून बदलेगा तो पनिशमेंट उसका चेंज हो जाएगा। मुकदमा 2019 में शुरू हुआ, 20 में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, डिसीजन नहीं आया है। तो जैसे हो सकता है कि किसी कानून में 1 साल की सजा हो, 2020 का मुकदमा है और मुकदमा चल रहा है, तो समझ लीजिए 2023 में अभी नया लॉ आता है और 1 साल की सजा की जगह 4 साल सजा कर दी है। तो अगर ये प्रोविजन नहीं होता है तो सोचिए आप, उस पर्सन ने जिसने 2020 में अपराध किया उसको 4 साल की सजा हो जाएगी। तो इस तरह के परिवर्तन ना हो, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, ये इस नाम से भी आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रही हूं, आप लिख लेना। ठीक है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, कि आपने कोई काम किया जो कि अपराध की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसके बाद में अगर कोई एक्स
पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये है कि अगर उसके बाद में कोई कानून आ रहा है तो उससे आपको संरक्षण दिया गया है, किसमें? 20(1) में। ठीक है, चलिए कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, इसको 20(1) को इसमें भी जाना जाता है, इस नाम से भी। ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण कहां दिया गया है संविधान में, तो उसका मतलब क्या है? 20(1) आपसे पूछ रहे हैं। या फिर सीधा यह पूछा जाता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये कहां दिया गया है संविधान में, तो इसका मतलब है आपको आंसर देना है 20(1). ठीक है, समझ में आ गया सबको? 20(1), इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि जो ये पार्ट 1 जो है वो ये उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति केवल किसी प्रवर्त, मतलब इनफोर्स, जो उस टाइम लागू है विधि, किसी उस समय प्रवर्त विधि के अंतर्गत विहित अपराध के लिए ही दोषी ठहराया जाएगा, अन्य अपराध के लिए न ही तो वो दोषी ठहराया जाएगा और ना ही दंड का पात्र होगा। मतलब कि विधानमंडल जो है वो मतलब एक तरह से उसकी जो दांडिक विधि निर्माण का जो काम है उसको भूतलक्षी प्रभाव वो ना दे सके, इसके लिए ये 20(1) में ये प्रोविजन है, जिसको हमने 2 अलग अलग पार्ट में पढ़ा है। जैसे कि एक चीज आप इसमें ये और समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य जिस समय किया गया था, जिस तरह से हमने इसको एक तरीका हमने इसका ये पढ़ा है, तो कि जैसे कि अपराध में परिवर्तन कर दिया गया, किसमें? शास्ति में परिवर्तन कर दिया गया। तो इसका एक मीनिंग ये भी है, आप देखेंगे इसको क्या लिखा है कि जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, कि इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि जिस समय कार्य किया गया उस समय वो अपराध नहीं था, तो वो अगर बाद में उसको अपराध घोषित कर दिया जाता है तो भी उसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कार सीट बेल्ट वाला, समझ लीजिए आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, कल के सीसीटीवी कैमरा लगे आजकल हर जगह, तो जैसे कल आप रोड क्रॉस कर रहे थे और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है और आज एक कानून आ गया है, कितनी तारीख को? 7 नवंबर को। ठीक है, ये कानून आ गया, तो जैसे सीसीटीवी फुटेज में से देख के निकालते हैं कि आपने कल सीट बेल्ट नहीं लगाया था, आज आपने कल सीट बेल्ट नहीं लगाया था, ये भी काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो काम पहले अपराध अगर नहीं था तो आज वर्तमान विधि के तहत आप उसको अपराध घोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मतलब 20(1) का सीधा सा मतलब यह है कि किसी ने कोई कार्य किया है और वो उस समय प्रवर्त किसी विधि के तहत अपराध है तो ही वो अपराध है, मींस की प्रवर्त विधि के अधीन ही कोई कार्य अपराध माना जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद में कोई विधि बनती है, उस विधि के तहत कोई उस अपराध की डेफिनेशन में कोई चेंज आता है, अपराध की सजा की मात्रा में कोई परिवर्तन आता है, तो वो पिछले जो स्थिति है उसको प्रभावित नहीं करेगी। अब आपने एक चीज देखी कि उससे अधिक का भागी नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है इसमें? अधिक शब्द, कि अगर कोई दंड बढ़ गया है तो उसका भागीदार आरोपित व्यक्ति नहीं होगा। तो इसमें एक चीज नहीं लिखी है, कम के विषय में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। तो ये है कि अगर समझ लीजिए ये चालान उस टाइम 2000 रुपए था जब मुकदमा शुरू हुआ था, चालान जब काटा गया था, और बाद में अभी चल रहा है ये, और अभी हो गया ये 1000 रुपए। ठीक है, तो अगर ये कम हो गया है तो इसका फायदा व्यक्ति को मिल सकता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि अगर किसी भी तरह का एक इंटरप्रिटेशन नाम का एक सब्जेक्ट है, या फिर इंटरप्रिटेशन नाम की वर्किंग होती है कोर्ट की। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है निर्वचन करना, निर्वचन मतलब कानून की संविधियों की व्याख्या करना। तो जब कानून की संविधियों की जो व्याख्या है उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसमें से एक सिद्धांत है दंड कानूनों का अर्थान्वयन। मतलब जब दंड कानून बनेंगे
उनका जो निर्वचन है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है, निर्वचन का मीनिंग आप ये समझ सकते हैं कि उसका अर्थ क्या है, इसको समझाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट काम करती है उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसके नाम में ग्रामेटिकल रूल होते हैं, और इंटरप्रिटेशन में बहुत, इंटरप्रिटेशन नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं। वो एक बुक होती है जिसके तहत निर्वचन विधियों का किया जाता है। निर्वचन का मीनिंग होता है उनको डिफाइन किया जाता है कि एक्चुअल में विधानमंडल का उद्देश्य क्या है इस कानून बनाने के पीछे, जिसमें बहुत सारे रूल होते हैं। गोल्डन रूल है और मिस्चीफ रूल है, ग्रामेटिकल रूल है, और ऐसे करके बहुत सारे रूल होंगे। जिसमें से एक बात ये भी, इस प्रिंसिपल्स में से एक बात ये भी है कि दंड कानूनों का अर्थान्वयन किस तरह से किया जाएगा। उसके जो रूल्स हैं उसमें से एक रूल ये है कि अगर दंड कानून के तहत दंड में किसी तरह की कमी की गई है तो उसका फायदा जो विचाराधीन आरोपित व्यक्ति है उसको दिया जाएगा। तो जैसे समझ लीजिए, अगर ये 2000 रुपए की जगह अगर जैसे पहले 2000 थी, 3000 हुआ तो इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही ये राशि 1000 रुपए हो गई तो फिर बाद में 2000 रुपए आपको नहीं भरने हैं, फिर बाद में आपसे 1000 रुपए ही चालान लिया जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि 20(2) में क्या है। 20(1) का उद्देश्य यही है कि आप विधानमंडल जो है वो कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दे सकता है। ठीक है। और दूसरा, एक अपराध के लिए अगर आपको आरोपित कर दिया गया है तो वो आपका कार्य आरोप आप पर तभी लगाया जाएगा एक अपराध के तौर पे जब वो उस समय किसी कानून के तहत आपका एक्ट क्या है, उस एक्ट के, उस कानून के विरुद्ध है, तो आपका काम अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा और आप पे मुकदमा चलेगा। दूसरी बात, जितना उस समय जब आपने काम किया था, आपने अपराध किया था, उस समय जितना दंड था उतना ही मिलेगा। बढ़ गया है नई विधि से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम हो गया तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। सबसे पहले वर्ड्स देखते हैं कि सबसे पहले एक वर्ड लिखा है अभियोजित। देखिए, वाद, मुकदमा, इन्हीं के लिए एक शब्द है अभियोजन। ठीक है, प्रोसिक्यूशन। तो अभियोजन शब्द से ही बना है अभियोजित शब्द। किसी व्यक्ति पर किसी तरह का मुकदमा करना, ये होता है, इसका मीनिंग होता है उसको अभियोजित करना। अभियोजन से बना, अभियोजन मतलब मुकदमा, और अभियोजन से क्या बना है कि उसको अभियोजित किया है, मतलब उस पर मुकदमा किया है। तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभियोजित नहीं किया जाएगा कि मुकदमा भी वापस नहीं किया जाएगा, और दूसरी बात क्या है, दंडित नहीं किया जाएगा। क्लियर, ये दोनों बातें सबको क्लियर है? अब हम देखेंगे कि अभियोजित और दंडित को हम, क्योंकि देखिए ये जो जितना लिखा हुआ है उतना ही समझने से कुछ नहीं होगा, इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि अभियोजित और दंडित में क्या क्या शर्तें शामिल है। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति ने एक अपराध किया जिसके लिए उस पर अभियोजन किया गया, और उसको, क्योंकि ये आर्टिकल का जो 20 का जो 2 है वो कह रहा है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक ना तो अभियोजित किया जाएगा कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उस पर एक मुकदमा चलेगा, और अगर वो उस मुकदमे में दंडित हो चुका है तो उसके लिए ना तो उसको अभियोजित किया जाएगा और ना ही उसको दंडित किया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, जिसको हम लगभग 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसको, जैसे कि हमने इसके विषय में पढ़ा है कि जो 20(1) है उसको किस नाम से जाना जाता है, और आपको क्वेश्चन किस किस नाम से पूछे जा सकते हैं। जैसे 20(1) को कार्योत्तर विधियों से संरक्षण के नाम से जाना जाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से ही जो 20(2) है उसको डबल जियोपार्डी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें, क्योंकि ये डायरेक्ट
आप मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे ये इस नाम से नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उस नाम से ये नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो 20(2) है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। ठीक है, इसका मतलब होता है दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। तो अगर 20(2) इस तरह से पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें कि आपको 20(2) पूछा जा रहा है। ठीक है, आप समझते हैं कि इसकी शर्तें क्या क्या है। जिस तरह से 20(1) को हमने डिटेल में समझा, उसी तरह से जो ये दिख रहा है उतना छोटा रियलिटी में ये है नहीं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है कि दोहरे दंड से संरक्षण या फिर डबल जियोपार्डी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए इसकी कुछ शर्तें हैं कि सबसे पहले तो ये है कि जो पर्सन है उसका एक्यूज्ड होना जरूरी है, कि जो व्यक्ति है उसका अभियुक्त होना मस्ट है। व्यक्ति का अभियुक्त होना जरूरी। होना जरूरी है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अभियुक्त क्या होता है। जिस पर किसी क्राइम का चार्ज लगाया जाता है, किसी चीज के लिए आरोपित जिस मुकदमे में किसी व्यक्ति को किया जाता है उसको कहते हैं अभियुक्त। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभियुक्त होना जरूरी है, कि आप उस वाद में अभियुक्त होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड है कि अभियोजन या फिर जो भी कार्रवाई चली है किसी न्यायालय या न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो। दूसरा क्या है कि जो भी कार्रवाई हुई है या जो भी जितना भी मामला चला है, अभियोजन चला है, कि अभियोजन या कार्यवाही वो उसका वो जरूरी है कि किसी न्यायालय के समक्ष कि जिस में आपको दोषी ठहराया गया है, कि जरूरी है कि वो कोई न्यायालय हो या फिर न्यायिक अभिकरण हो, मतलब किसी ट्रिब्यूनल के सामने। ठीक है, पहली बात तो आपका अभियुक्त होना जरूरी है। 20(2) का फायदा लेने के लिए कि अगर आप पे कोई वाद चला है, एक बार मुकदमा चला और अब आप पर वापस मुकदमा उसी मुद्दे को लेकर चल रहा है, तो इन शर्तों का ये शर्तें जब पूरी होंगी तभी कोई व्यक्ति 20(2) का लाभ उठा सकता है। क्या लिखा है? व्यक्ति का अभियुक्त होना जरूरी है। दूसरा है कि अभियोजन या कार्यवाही न्यायालय के समक्ष या न्यायिक अभिकरण के समक्ष उसका होना जरूरी है। ठीक है, और दूसरा ये जो मुकदमा चला है उसमें वो ये दोनों एक्टिविटी उसमें हो कंप्लीट हुई होनी चाहिए। पहला तो क्या है, वो अभियोजित होना चाहिए और प्लस दंडित, कि उस पर मुकदमा भी चला और दंड भी दे दिया गया। ठीक है, और चौथी शर्त क्या है इसमें? चौथी शर्त यह है कि उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए पूर्व में कोई भी कार्रवाई या जो अभियोजन चला है उसमें दंड मिला हो। चलो मैंने लिख दिया है ये कि अभियोजन चला हो, साथ में दंड भी दिया जा चुका हो, कि दंडित हुआ हो। अभियोजित और दंडित दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जरूरी है, पहले सिर्फ दंडित होने से जरूरी नहीं है, उस
जिस मामले में उसको अभियोजित किया गया था उसी मामले में उसको दंडित किया हुआ होना चाहिए, कि उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दंडित किया हुआ होना चाहिए। कि अभियोजित मतलब जिस अपराध के लिए मुकदमा हुआ है उसी अपराध के लिए वह व्यक्ति दंडित होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अभियुक्त होना चाहिए। दूसरा, अभियोजन या जो कार्रवाई है वो न्यायालय के समक्ष या फिर किसी न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई होनी चाहिए, वो अभियोजित होना चाहिए और उसी अपराध के लिए वह व्यक्ति दंडित होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक इतिहास से जुड़ा हुआ इससे मुद्दा पढ़ते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो 20(2) है उसका मतलब क्या है। क्लास में बहुत अच्छी चीजें आपको डिस्कशन में मिलती हैं, तो आप 77 जगह अलग दिमाग लगाने की बजाय क्लास ध्यान से सुने। बहुत मेहनत लगती है इस चीज में कि मैं 50 जगह से चीजें ढूंढूं, कनेक्ट करूं कि कहां से कौन सी घटना जो हिस्ट्री की है। मैं कोई ऐसे तो है नहीं कि 150 साल की हूं कि तो पूरे वहां उस टाइम थी और मुझे याद पड़ी है कि हाँ उस टाइम कौन सी घटना हुई थी, हाँ मैं यहाँ से जोड़ दूंगी। मुझे भी देखना पड़ता है कि कौन सा मुद्दा है जो इससे जुड़ा हुआ है, मुझे कनेक्ट करना चाहिए। बच्चों को ये बातें पता होनी चाहिए, इससे अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए अच्छा है कि आप चीजें सुने और ध्यान से समझें क्लास को। ठीक है, राजीव गांधी की हत्या हुई है, ठीक है, 21 मई को। ठीक है, उस समय क्या हुआ कि जिन्होंने हत्या की उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चला, और 1994 में कई लोगों को फांसी हो गई। ठीक है, और फांसी की सजा देने के बाद में इन्होंने क्या किया, तुरंत मद्रास हाईकोर्ट में अपील की। ठीक है, कहां पर की, मद्रास हाईकोर्ट। लोअर कोर्ट से इनको फांसी की सजा, सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुना दी गई, इसलिए लोअर कोर्ट से बाद में इनको क्या किया गया, अपील की गई। इन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट में जो अपील की गई कि हमें फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसपे आपको विचार करना चाहिए। तो 1998 में हाईकोर्ट ने इस अपील को ठुकरा दिया और ये जो फांसी की सजा थी इसको बरकरार रख दिया। तुरंत इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। कितने में, 2004 में। देखिए मामले का डिसीजन आया था 1994 में, जो अभी तक कहां तक पहुंच गया है, 2004 में। 2004 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। जो गिल्टी लोग थे जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फांसी को बरकरार रखा। ठीक है, और इसके कारण जो 72 में, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन लगाई जाती है, वो मर्सी पिटीशन इनके द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष लगाई गई। ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष जब डिसीजन, ये मर्सी पिटीशन लगाई गई, दया याचिका, तो इस पर हाना करते करते राष्ट्रपति महोदय का जवाब आया 2011 में। ठीक है, डिसीजन कब का है, 94 का। 2004, टोटल टाइम कितना हो गया, 17 साल। 17 साल होने के कारण 2011 में जब प्रेसिडेंट साहब ने ये कह दिया कि नहीं, इनको फांसी दे दीजिए, तो ये लोग गए वापस मद्रास हाईकोर्ट। अब आपको लगेगा मैडम मद्रास हाईकोर्ट वापस क्यों चले गए, मद्रास हाईकोर्ट ने तो अपना फैसला सबसे पहले सुनाया था। लेकिन ये लोग जब मद्रास हाईकोर्ट गए तो इनके वकील कौन थे, राम जेठमलानी सर। उनको आप मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, अभी कुछ सालों पहले उनकी डेथ हो गई है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट लॉयर में ये थे। ठीक है, लॉयर में नहीं, लॉयर यही थे टॉप मोस्ट। ठीक है, तो ये जब गए तो इन्होंने क्या किया, मद्रास हाईकोर्ट से ये बात कही कि जब सजा हुई थी उसके 17 साल तक ये सजा भुगत चुके हैं। सजा किस चीज की दी गई थी, फांसी की, जबकि 17 साल की सजा इनकी प्लस हो गई है। एक तो अब इनको फांसी भी इनकी बरकरार रख दी गई है और 17 साल की सजा भी ये भुगत चुके हैं, क्योंकि
उनका ये कहना था कि 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसके बाद में मर्सी पिटीशन लगाई गई थी, जिसके ऊपर 2011 में डिसीजन दिया गया। तो जब हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 21 के तहत हमें जीने का अधिकार देता है, तो 94 में सजा आने के बाद में ये लोग आज तक 2011 तक 17 साल तक इस टेंशन में जीते रहे कि हमारा निर्णय क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। तो गरिमापूर्ण जीवन, एक सुकून वाला जीवन इनके पास कहां रहा, जितना था जैसे भी था। तो ये सजा तो प्लस में हो गई ना इनकी, 17 साल की सजा और प्लस अब फांसी, जबकि पहले क्या था, सिर्फ फांसी थी। तो 17 साल की सजा भी तो काटी इन्होंने। तो मद्रास हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इनकी फांसी रोक दी जाए, फांसी रोक दी जाए। गवर्नमेंट पूरी हिल गई कि मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा डिसीजन कैसे दे दिया। ठीक है, मामला गया, गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट कि इस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलील सुनी तो उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया और कहा कि बिल्कुल अगर अपराध एक है तो सजा भी एक ही मिलेगी। और ये जो डिसीजन दिया गया था वो इसी अनुच्छेद को 20(2) को आधार बनाकर दिया गया था। 20(2) के आधार पर ही इनकी फांसी जो रोकी गई थी मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, उसको सही ठहराया गया था। ठीक है, मतलब कि अगर आपने कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए आप पर मुकदमा चला है, आपकी सुनवाई हुई है और आपको दंडित किया गया है जिस अपराध का आप पर आरोप लगा गया था, तो अगर आपको एक बार मुकदमा आप पर कर दिया गया है, दंड दे दिया गया है, जिसमें शर्तें क्या है, आपका अभियुक्त होना जरूरी है, दूसरा जहां आपका मुकदमा चल रहा है उसका कोर्ट होना जरूरी है, या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल होना जरूरी है। अगर आपकी कार्यवाही किसी प्रशासनिक संस्था के समक्ष हुई है और फिर अगर आपको न्यायालय के समक्ष किसी ने आपको अभियोजित किया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पे ऑलरेडी इससे मुकदमा किया जा चुका है, क्योंकि 20(2) ये कहता है कि अभियोजित और दंडित, तो अभियोजित और दंडित का काम कौन करता है, सिर्फ न्यायिक संस्था ही करती है, मतलब कोर्ट और न्यायिक अभिकरण ही ये काम करते हैं। ठीक है, 20(2) सबको क्लियर? बताइए। क्लियर? ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, डन। चलिए 20(3) को कहा जाता है आत्म अभिशंसन। ठीक है, जैसे और आर्टिकल के भी हमने नाम पढ़े, उसी तरह से इसको किस नाम से जाना जाता है, आत्म अभिशंसन। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। 2 के नाम जैसे हमने पढ़े वैसे इसी तरह से इसका नाम भी अगर इस नाम से अगर आपको पूछा जाता है कि ये कहाँ है वर्णित, तो ये आपको आंसर होगा 20(3) में। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि 20(3) क्या कहता है।
किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को, कि किसी अपराध का कोई व्यक्ति अभियुक्त है तो उसको स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस पर इस तरह की किसी भी कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, या फिर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी जो ये साबित करे कि इसको स्वयं के विरुद्ध ही साक्षी बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि आप आत्म अभिशंसन नहीं किया जा सकता है, आप खुद को इंक्रिमिनेट करने के लिए आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इसमें आगे समझने वाली क्या बात है। जैसे आपको अगर मेरे ऊपर डाउट है कि मैंने कोई अपराध किया है, तो जैसे ही मुझ पर डाउट होने मात्र से आप मुझे सजा नहीं दे सकते। आपके पास बाकायदा प्रूफ होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। मुझसे मारपीट करके, धमकी देकर, मानसिक रूप से प्रताड़ित करके, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके मुझे मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मैंने हत्या की है, मैंने बाकायदा वीडियो बनाया है, आप देख लो और मुझे गिरफ्तार कर लो। तब भी इसी आर्टिकल की वजह से पुलिस ऐसा नहीं करती है कि सीधा उसको गिरफ्तार कर लेगी। आपको एक ध्यान में होगी कि अभी लगभग 2-3 साल पहले एक घटना हुई थी बांदा डिस्ट्रिक्ट में कि एक व्यक्ति था जिसने अपनी वाइफ का पूरा सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया था, और वो सर लेके वो पुलिस थाने पहुंच गया था कि मैं अपनी बीवी को मार के आया हूं। तो ऐसी स्थिति में भी फिर ये इसी आर्टिकल की वजह से थाने वाले ये नहीं करते हैं कि वो सीधा ही उसको गिरफ्तार कर लेंगे। कोई कह रहा है कि मैंने मार दिया है, मैंने वीडियो बनाया, देख लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे सजा दो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि कानून ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनाने के लिए आप बाध्य नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है आप जाएंगे, इस ऐसी स्थिति में भी पुलिस जहां अपराध हुआ है वहां जाएगी, मौका मुआयना करेगी, सारे सबूत जुटाएगी। और ठीक है, जैसे कि वो स्वयं बोल रहा है, वो एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा जानकारी है, इंफॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर प्रूफ जरूर ढूंढेगी। क्योंकि जब सजा दी जाती है, जब कोर्ट सजा देगी, तो कोर्ट सिर्फ खुद के कहने से उसके आधार पर सजा नहीं देगी। ठीक है, और इसी तरह से आप समझते एक बात ये भी देखते हैं कि अगर पुलिस जाके ये कहे कि इसने मेरे सामने ये बात कही, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 25। ये कहता है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई जो स्वीकृति है, कि अगर आप पुलिस अधिकारी के सामने कोई बात स्वीकार करते हैं तो वो रेलेवेंट नहीं है कोर्ट में। रेलेवेंट का मतलब है सुसंगत नहीं है, ये शब्द भी बहुत टेक्निकल है, कि आप मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर कोई बात, कोई स्वीकृति तो सब समझते हैं कि किसी चीज को आप स्वीकार कर रहे हैं, वो बात अगर आपने किसी पुलिस वाले के सामने कही है, थाने में रहते हुए कही है, पुलिस कस्टडी में रहते हुए कही है, जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए कही है, मतलब किसी भी तरह से आप पुलिस के गिरफ्त में हैं और आपने ये अगर कोई तरह की स्वीकृति आपने पुलिस से की है, तो उसको साक्ष्य के तौर पर न्यायालय ग्राह्य नहीं करेगा। क्योंकि जो पुलिस के सामने जो स्वीकृति की जाती है, उसमें ये डाउट रहता है कि हो सकता है उन्होंने किसी दबाव में आपने स्वीकृति कर दी हो, या फिर आपने किसी तरह का क्या है, किसी मारपीट के कारण या डर के कारण आपने कोई स्वीकृति कर दी हो। तो अगर ऐसा होता है, तो ऐसा हो सकता है कि पुलिस वाले मारपीट के धमका के अगर इस तरह की स्वीकृति को अगर ग्राह्य मान लिया जाए, कोर्ट स्वीकार करने लग जाए, तो हो सकता है कि इस तरह के मतलब इस तरह की स्थितियां बढ़ जाए कि पुलिस वाले क्या है, मारपीट करना शुरू कर दे इस तरह से। ठीक है, तो कोर्ट में मतलब ये आर्टिकल ये कहता है कि आप खुद को आत्म अभिशंसन मतलब अपने विरुद्ध गवाही आप देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यहां तक क्लियर सबको? देखिए, आपने मूवीज वगैरह में भी आप नाम सुनते हैं, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, मतलब ये सारे क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं ये।
तो आपने एक नाम और सुना होगा, जैसे कि लाइव डिटेक्टर। लाइव डिटेक्टर का मतलब आप मतलब बहुत जनरल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि ये झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। तो जो भारत के संविधान का जो 20(3) है उसमें ये था कि एक केस आया था शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में। ठीक है, देखिए अब आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 जो है, और जो 15 और 16 में जितने केस हमने पढ़े हैं और जो केस का डिक्लेरेशन है वो आपको सब याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये केस एक नाम लिया जाता है इन केसेस के लिए कि ट्रेंड सेटर केस, मतलब ये केस क्या करते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं। तो ट्रेंड सेटर केस का नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंदिरा साहनी में क्या कहा गया था, उस अशोक कुमार ठाकुर में क्या कहा गया था, नवीन जिंदलवाद में क्या कहा गया था, परमानंद कटारा में क्या कहा गया था, मुरलीधर देवड़ा में क्या कहा गया, मतलब नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो केस है कि शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, शेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, दो 2010 का मुद्दा है ये। 2010 में ये केस आया था शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो 20(3) को आधार बनाकर ही इसमें ये रोक लगा दी गई थी कि जो आप ये सब नार्कोटिक टेस्ट हैं या फिर ये ब्रेन मैपिंग है, ये जितने भी ये जो इस टाइप के जो जितनी ये जो एक्टिविटीज थी, इस टाइप की जो सारी चीजें थी, उनको बाकायदा इस पर रोक लगा दिया गया था। किससे? इस वाले वाद से। ठीक है, शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, देखिए आप इसमें कुछ और चीजें भी देख सकते हैं। कि इसमें कुछ सिद्धांत थे जो बताए गए थे, जो मैं आपको बता देती हूं। जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किए थे, प्रतिपादित किए थे कि आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में साफ ये लिखा हुआ है कि शेल्वी वर्सेस कर्नाटक राज्य में ये है कि क्या क्या बैन किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो नार्कोटिक टेस्ट को बैन किया था, दूसरा पॉलीग्राफिक टेस्ट को किया था, और ब्रेन मैपिंग, या फिर इसको बाकायदा ये नाम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में लिखे हुए हैं, ब्रेन मैपिंग, और स्लैश लगा के लिखा है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। ये सब असंवैधानिक है, ये बात कही गई थी। ठीक है, और दूसरा अभियुक्त की सहमति के बिना लाइव डिटेक्टर यूज नहीं किया जा सकता है, ये बात भी कही गई थी। और अगर जो अभियुक्त है वो सहमति देता है तो उसे शारीरिक, मानसिक और विधायी आश्रय को उसे अधिवक्ता के समक्ष जानकारी देनी होगी कि उसके साथ क्या एक्टिविटी की जाएगी, उसकी पूरी डिटेल आपको अभियुक्त को बतानी होगी, और ऐसी सहमति बाकायदा राइट डाउन की जाएगी और मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी, और मजिस्ट्रेट जाके उसको बताएगा कि ये 161 के बयान है, 164 के बयान नहीं है। ये जो होते हैं, जैसे आपने कोई बयान दिए कोर्ट में, थाने में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए, अगर ये इसमें काउंट होते हैं, सीआरपीसी 164 में आते हैं, तो ये रेलेवेंट है, ये आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। आपने जो बात कही है उसको बिल्कुल सर्टिफाइड माना जाएगा, बाकायदा आपके सिग्नेचर होंगे इस पर। ठीक है, लेकिन अगर 161 के बयान है, इन पे सिग्नेचर नहीं होते हैं, इनसे आप पलट भी सकते हैं। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जब आप किसी का लाइव डिटेक्टर किसी पे यूज करेंगे, तो लाइव डिटेक्टर यूज करने से पहले उसको बताएंगे कि आपकी शारीरिक एक्टिविटी पे ये क्या प्रभाव डालेगा, आपकी जो
जितनी भी मतलब मानसिक अवस्था पे, शारीरिक अवस्था पे क्या प्रभाव डालेगा, ये सारी बातें जो लॉयर होगा उसको बताएगा। दूसरी बात, उसकी जो परमिशन होगी वो बाकायदा मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, मजिस्ट्रेट बाकायदा उसको सर्टिफाइड करेगा कि हाँ ये परमिशन ली गई है, और अभियुक्त को बताएगा कि आप जो भी बात इससे कहेंगे या इससे जो भी बात सामने आएगी वो आपका 161 का बयान होगा, 164 का बयान नहीं होगा। ताकि ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि अगर लाइव डिटेक्टर यूज करने की परमिशन दी गई है तो पहले ये बताया जाता है कि 161 का ही बयान होगा, क्योंकि ये पता है ये खतरे में नहीं डालता है पर्सन को, उसको मतलब खतरा नहीं लगेगा ना, क्योंकि कुछ भी अगर वो बोलता है तो वो कह सकता है ना कि भाई मैंने तो नहीं दिया, क्योंकि इससे आप पलट सकते हैं, इस पे आपके सिग्नेचर नहीं होते हैं तो आप पलट सकते हैं इससे। 164 के बयान जो है ये आपके खिलाफ पड़े जा सकते हैं कि भैया आपने ऐसा कहा था। तो इस तरह से 101 बाकायदा मजिस्ट्रेट बताएगा कि आपके जो बयान इसके थ्रू आएंगे वो 161 के बयान होंगे। ठीक है, पुलिस एविडेंस को रॉन्ग नहीं माना जाता है। ये बात देखिए, अगर आपको इस चीज को पढ़ना है तो आप एविडेंस पढ़ें, एविडेंस एक्ट जो है उसको पढ़ें। पुलिस एविडेंस को रॉन्ग नहीं माना जाता है। पुलिस के सामने अगर कोई स्वीकृति करता है, स्वीकृति शब्द आपको समझना पड़ेगा, जो आपका मैटर नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत डीपली नहीं समझा रही हूं, नहीं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सबसे पहले आप स्वीकृति समझेंगे, फिर आपको उनको क्रिमिनल मैटर में वो कैसे रहती है, सिविल मैटर्स में वो कैसे रहती है, बहुत बड़ा मुद्दा है। पुलिस वाले को अगर आप ये कह दें कि मैंने हाँ हत्या की है, थाने में बैठे रहते हैं ये, जैसे जेल में आप पुलिस कस्टडी में कोई है, साथ में आईओ बैठा है, कि कोर्ट में जाके वो बोल दे आईओ कि उसने मुझे बताया था कि मैंने हत्या की है, कोई मानेगा क्या उसकी? कि ना थाने में पुलिस वाले को बताया था कि हाँ इसने हत्या की है, आईओ की मानेगा कोई? कोई नहीं मानता है। एविडेंस पुलिस वाले सिर्फ लाते हैं, वो एविडेंस पुलिस वाले के घर में बनाए हुए नहीं है। सर्कमटेंशियल एविडेंस होते हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे एविडेंस होते हैं, कोई कॉल रिकॉर्ड है, कुछ है, पुलिस वाला जो ढूंढ के लाता है वो वैलिड है। पुलिस के घर पे थोड़े बनाए हुए होते हैं एविडेंस। जो एविडेंस पुलिस कलेक्ट करके लाती है वो पुलिस के घर पे थोड़े बनाए होते हैं। उसको जो जो चांसेस होते हैं, सर्कमटेंशियल एविडेंस जो होते हैं, या फिर जितने भी आईज के सामने जितना मिलता है वो लेके आते हैं, उसको पेश करते हैं कि हाँ भाई, उसको बरामदगी का साक्ष्य बोलते हैं। बरामदगी का साक्ष्य सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। बरामदगी बाकायदा एक एक चीज, लो पे क्वेश्चन उठाने से पहले उसको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। इतनी चीजें, इतनी माइन्यूट चीजें हैं ये। तो अगर पुलिस वाला ऐसी बात कहे कि इसने मुझे थाने में बैठा था, जब कस्टडी में था तब मुझे बताया था कि हाँ इसने हत्या की है, कौन मानेगा पुलिस वाले की? क्योंकि जो आर्टिकल 25 जो है ना एविडेंस एक्ट का, वो मना करता है कि पुलिस अधिकारी की गई स्वीकृति ग्राह्य नहीं है। हाँ, उसको पता है, वो बना बनाया वो बस देख के बताता है कि हाँ भाई सर ये मिला है, ये लो, हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमें ये मिला है, ये लो, बस। ठीक है, चलिए, शेल्बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में ये मुद्दा आया था, जिसमें ये बात कि जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है, इन सबको क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? कि इसका मतलब ये था, शेल्बी बनाम कर्नाटक राज्य में ये निर्णय इसलिए दिया गया था कि देखिए, अगर आप पे ब्रेन मैपिंग यूज किया जाता है तो क्या देखा जाता है कि आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, आप अपने दिमाग में आपके क्या चल रहा है, आपके आंसर आपसे आपको इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा आपके साथ में कि आप सच बोलेंगे। लाइव डिटेक्टर क्या होता है? तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया था, जिसको क्या हुआ कि कोर्ट को ये लगा कि अगर इस तरह का अगर डिसीजन आया है तो हम काम कैसे करेंगे। तो पूरी गवर्नमेंट बहुत अजीब स्थिति में चली गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा क्लेरिफिकेशन दिया कि अगर अपराध देश के विरुद्ध है, महिलाओं के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। फिर भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाकायदा हाईकोर्ट से परमिशन लेगी और उसके बाद में ही आप इस तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं। और अगर लाइव डिटेक्टर टेस्ट आप करते हैं
तो उसकी शर्तें मैंने आपको पूरी बता दी है। तो 20(3) ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति को उसके खिलाफ की साक्षी देने के लिए बाध्य, खुद के संबंध में, स्वयं के संबंध में विरुद्ध साक्षी बनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि आप, क्योंकि देखिए इसको, इन सब चीजों से मैं आपको इसलिए जोड़ रही हूं क्योंकि देखिए, आप पहली बात तो आप खुद अगर कह रहे हैं तो आपका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। पुलिस खुद ढूंढेगी, पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी, जब जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कोर्ट डिसीजन देगा। सेकंड थिंग ये कि ये जो ब्रेन मैपिंग है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है, ये क्या है, ये सब चीजें आपके खिलाफ होती हैं क्योंकि उस टाइम आपके ब्रेन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, जो मशीन होती है उसका कंट्रोल होता है। तो आपने अपराध किया, मैंने जैसे मर्डर किया, तो मेरे को इस तरह से मशीन से मुझे अगर मेरे को हैंडल किया जाए तो मैं बोलूंगी तो वो बातें मेरे खिलाफ ही तो होगी। तो मैं क्या करूंगी, मेरे अपने स्वयं के विरोधी तो साक्षी बन रही हूं। इसलिए आप इस तरह की मशीनों का, इसका जो यूज है वो बंद किया गया था। ठीक है, चलिए 20 सबको क्लियर है, बताइए। सबको क्लियर? 20, 1, 2, 3, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। अब एक बात बताइए,